हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास में, हमने देखा था जो आपके कोशिका विभाजन वाला चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का आपके। और इस चैप्टर के अंदर हमने जो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में विभाजन की सबसे पहले की अवस्था अंतरावस्था को पढ़ा था। उसकी 3 अवस्थाएं थी, G1, S और G2। और उसके बाद हमने समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं पढ़ ली थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए जो ये आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। जो अर्धसूत्री फर्स्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, जबकि अर्धसूत्री सेकंड है वो आपके समसूत्री विभाजन के समान होता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन अलग है तो हम अर्धसूत्री विभाजन को विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर अगर आपको अर्धसूत्री सेकंड का पूछा जाए तो सेम वही प्रोसेस होगा जो आपके समसूत्री में होता है। तो हम इसमें सिर्फ अर्धसूत्री फर्स्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड अगर आपको पढ़ना हो तो वही समसूत्री वाला आप वीडियो देख लेना, बिल्कुल एज इट इज वही होता है उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए अर्धसूत्री और समसूत्री में अवस्थाएं वही होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे कि अगर आपको अर्धसूत्री और समसूत्री में अवस्था दे दी जाए कि प्रोफेज में क्या होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये समसूत्री की प्रोफेज है, अर्धसूत्री की है, या अर्धसूत्री सेकंड की है या फर्स्ट की है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड को। देखिए अर्धसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांट दिया गया, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब फर्स्ट की भी 4 अवस्थाएं होगी विभाजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और सेकंड की भी 4 अवस्थाएं होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो देखिए आपको दोनों में लिखा हुआ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसको आपको अंतर कैसे करना है, ये होगी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये सब है वो अर्धसूत्री फर्स्ट की अवस्थाएं हैं, तो हमने सबके ऊपर क्या लिखा, सबके आगे लिख दिया फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। और सेकंड होगा उसके आगे भी इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, सेकंड। तो ये होगी प्रोफेज सेकंड,
प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का पता अलग अलग कैसे चलेगा। अगर आपको कोई अवस्था लिख के आगे फर्स्ट लिख दिया तो मतलब वो किसकी अवस्था है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अवस्था है। अगर आपको कोई भी अवस्था लिख के आगे सेकंड लिख दिया मतलब वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की अवस्था है। और यदि फर्स्ट सेकंड आगे कुछ भी ना लिखा हो तो वो किसकी अवस्था होगी, समसूत्री विभाजन की अवस्था होगी। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है विस्तार से, किसको पढ़ना है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को। और इसमें सबसे पहले हम अवस्था पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की। सबसे पहले हम अवस्था पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट। तो देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था है वो समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था की तुलना में काफी जटिल होती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था तो बिल्कुल नॉर्मल सीधे तरीके से हो गई थी, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट होगी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसको 5 आगे उप अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है, 5 उप भागों के अंदर बांटा गया है। तो हम देखेंगे कि इसके 5 उप भाग कौन कौन से हैं। तो जो प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप भागों में बांटा गया वो अवस्थाएं कौन कौन सी है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आपको इन अवस्थाओं को याद आसानी से हो सके आपको ये, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूं। तो इसकी ट्रिक है लाली जरा पानी दे दे। लाली जरा पानी दे दे तो लाली से आ जाएगी लेप्टोटीन, जरा से आ जाएगी जाइगोटीन, पानी से आ जाएगी पेकिटीन, दे दे एक दे से होगा डिप्लोटीन और एक दे से होगा डाइकाइनेसिस। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। प्रोफेज फर्स्ट की अवस्थाएं हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लाली जरा पानी दे दे। तो इस ट्रिक के साथ इन अवस्थाओं को आप नोट कर लीजिए। अब हम ये जो आपकी 5 उप अवस्थाएं इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। लेप्टोटीन में गुणसूत्रों का क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, पेकिटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होगा और डाइकाइनेसिस में क्या होगा। ये सब प्रोफेज की अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेप्टोटीन।
ये जो प्रोफेज फर्स्ट की सबसे प्रारंभिक अवस्था है, इस अवस्था के अंदर कोशिका के केंद्रक में, सिर्फ केंद्रक में जो संरचनाएं चेंज हो रही है उसी को हम पढ़ेंगे कि केंद्रक के अंदर क्या क्या संरचनाएं हैं वो चेंज होती है। तो देखिए संरचनाएं मुख्य रूप से केंद्रक में गुणसूत्र ही रहेंगे, तो उन गुणसूत्रों के अंदर क्या क्या क्रियाएं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है ये, क्योंकि बाकी आगे वाली जो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आएगी वो लगभग समसूत्री के जैसी होती है, लेकिन ये जो अवस्था है ना बिल्कुल डिफरेंट होती है समसूत्री विभाजन की प्रोफेज से, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों के अंदर कई चेंज हो जाते हैं इस अवस्था के अंदर। तो सबसे पहले लेप्टोटीन में देखते हैं हम। आपको जैसे कि पता है कि प्रोफेज अवस्था के अंदर कोशिका का केंद्रक है वो विलुप्त होना स्टार्ट कर देता है। कोशिका के जो अन्य भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, वो भी लगभग सभी विलुप्त हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग की प्रोफेज में थोड़ा बहुत केंद्रक दिखाई देगा, और जो अंतिम अवस्था आएगी डाइकाइनेसिस, उसके अंदर केंद्रक है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। तो मैं केंद्रक के अंदर आपको ये संरचना बना के दिखा दे रही हूं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, सीधे ही मैं केंद्र को या ना दिखा के आपको सिर्फ गुणसूत्र दिखा रही हूँ। आप ऐसा ही मान लेना कि मतलब केंद्रक विलुप्त हो गया है, केंद्रक विलुप्त हो जाता है, प्रोफेज में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जबकि ये जो अंतिम अवस्था है प्रोफेज की उसके अंदर पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सीधे ही गुणसूत्र के बारे में ही बता रही हूँ इसमें। ये कोशिका का केंद्रक है, कोशिका ये जिसके अंदर गुणसूत्र है वो अलग अलग बिखरे पड़े हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो लेप्टोटीन अवस्था है इसके अंदर गुणसूत्र है वो आपको पूर्ण रूप से संगनित दिखाई देंगे। आप गुणसूत्रों को स्पष्ट देख सकते हो। ये गुणसूत्र है वो दो दो क्रोमेटिड से बना होता है, एक गुणसूत्र प्रत्येक दो क्रोमेटिड से बना होता है। तो ये गुणसूत्र आपको इस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी गुणसूत्र है वो पूर्ण रूप से संगनित हो जाते हैं इस अवस्था के अंदर। कौन सी है? जो है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में आपके ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं दिखाई देता है, बस यही ध्यान रखना गुणसूत्र होता है वो पूर्ण रूप से संगनित होते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये आपके लेप्टोटीन अवस्था। ठीक है, तो लेप्टोटीन के बाद दूसरी अवस्था हम देखते हैं जाइगोटीन।
जाइगोटीन अवस्था के अंदर क्या होगा कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, एक जैसी जात वाले गुणसूत्र है, वो पास में आना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे ये समजात गुणसूत्र पास में आ गए और इनके पास में आने से एक घटक बनेगा जिसको बोलेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, तो जाइगोटीन अवस्था में 2 पॉइंट ध्यान रखना कि समजात गुणसूत्र है वो पास पास में आ जाएंगे और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एक बीच में ऐसा पदार्थ बनता है जो इन गुणसूत्रों को बिल्कुल चिपका के रखता है, उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन आता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो आपको ध्यान रखना लेप्टोटीन जाइगोटीन अवस्था के अंदर है वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। देखिए इसके अंदर वो गुणसूत्र है वो पूरा ये क्या बन गया है, जोड़ा बन गया है, इसको बोलेंगे युगली। जो गुणसूत्रों का जोड़ा होता है, पेयर होता है, उसको क्या बोलेंगे, युगली। या इस युगली के अंदर गुणसूत्र तो 2 है तो इसलिए इसको युगली बोल दिया। इसके अंदर क्रोमेटिड कितनी होती है, देखिए ये होता है गुणसूत्र, ये इसकी एक क्रोमेटिड और ये है दूसरी क्रोमेटिड। तो इसके अंदर टोटल कितनी क्रोमेटिड होगी, एक गुणसूत्र में 2 है तो 2 में कितनी होगी, 4 होगी। तो इसको चतुष्क अवस्था भी बोला जाता है, चतुष्क अवस्था। या कौन सी अवस्था बोला जाता है, युगली अवस्था बोला जाता है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है कि युगली गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं, जाइगोटीन में, या चतुष्क अवस्था किस अवस्था में दिखाई देती है, जाइगोटीन के अंदर। अब क्योंकि एक गुणसूत्र है वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, तो 2 क्रोमेटिड जुड़ गए, 2 गुणसूत्र जुड़ गए तो टोटल कितनी क्रोमेटिड होगी, 4 होगी, इसलिए इसको बोलेंगे चतुष्क अवस्था। या 2 गुणसूत्रों के नजर में देखे तो ये अवस्था कैसी होगी, युगली अवस्था। अब देखिए ये जो दोनों गुणसूत्र है, ये जो दोनों आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये गुणसूत्र है और एक ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र की जो दोनों क्रोमेटिड है वो आपस में सिस्टर होगी, इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। और ये जो होगी ये भी क्या होगी, सिस्टर होगी। लेकिन इसकी और इसकी क्रोमेटिड आपस में क्या होगी, ये दोनों होगी नॉन सिस्टर। तो ध्यान रखना एक गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर होगी और समजात गुणसूत्रों की दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या होगी, नॉन सिस्टर होगी। ये दोनों समजात गुणसूत्र है, इनकी क्रोमेटिड अगर मिल गई तो हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और आगे यही होगा, जब गुणसूत्र चिपकेगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में चिपक जाएगी, क्योंकि दोनों गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करना है। अगर देखिए इस गुणसूत्र में ये दोनों क्रोमेटिड, इसमें ये क्रोमेटिड, अगर ये आपस में मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में आनुवंशिक पदार्थ समान है। लेकिन यदि ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड आपस में मिली तो ये दोनों गुणसूत्रों का आनुवंशिक पदार्थ एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आगे जो गुणसूत्र जुड़ेंगे तो कौन सी क्रोमेटिड जुड़ेगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ेगी, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं जुड़ेगी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। जाइगोटीन अवस्था में सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, समजात गुणसूत्र पास पास आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
और उसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे कि इसी अवस्था के अंदर युगली और चतुष्क अवस्था पाई जाती है। तो नोट कीजिए आप इसको। फिर नेक्स्ट अवस्था पढ़ते हैं पेकिटीन। तो स्टूडेंट्स अगली अवस्था हम पढ़ते हैं पेकिटीन अवस्था। अभी मैं आपके सामने कम गुणसूत्र बना रही हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए, क्योंकि कोशिका में तो 23 जोड़ी गुणसूत्र उन सभी के मध्य होते हैं। अगर हम सभी बनाएंगे तो दिखाई देने में प्रॉब्लम होगी और समझ भी कम आएगी, इसलिए मैं 1-2 गुणसूत्र बना रही हूं। देखिए ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में क्या हो गई, पेक हो गई, इसलिए इस अवस्था का नाम क्या दे दिया, पेकिटीन अवस्था दे दिया। और इस प्रकार के पेक होने से क्या होगा, दोनों गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान हो जाएगा। और ये जो पूरी पेक हुई ना, कौन सी क्रोमेटिड हुई, मैंने आपको बताया था ये है दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों गुणसूत्र पास में आए तो इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इस प्रकार पेक हो जाएगी। और पेक होने से क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होगा। इनको पेक करने के लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड संयोजन करके आनुवांशिक पदार्थ का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम सहायक होता है इसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम।
ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था के अंदर दोनों गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है, तो कौन सी अवस्था होगी, पेकिटीन अवस्था। तो नोट कीजिए इसको। फिर अगली अवस्था देखते हैं हम, डिप्लोटीन। देखिए डिप्लोटीन अवस्था के अंदर क्या होगा कि ये जो पेकिटीन अवस्था में पेक हो गई थी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो डिप्लोटीन अवस्था की अंत तक ये क्या करेगी, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान कंप्लीट कर लेगी। तो अब क्या होगी, ये वापस थोड़ी थोड़ी अलग होगी, और अलग होकर जैसे ये अलग होने वाली होगी एक एक्स आकार की संरचना बनेगी जिसको कियाजमेटा बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कियाजमेटा संरचना है वो किस अवस्था के अंदर बनती है। तो ध्यान रखना किस में बनेगी, डिप्लोटीन के अंदर। और जैसे ही कियाजमेटा बनेगी डिप्लोटीन में गुणसूत्र थोड़े थोड़े अलग होने लगेंगे, तो जो शुरू के अंदर जाइगोटीन के अंदर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो भी टूट जाएगा और गुणसूत्र है वो थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। तो देखिए तो देखिए आपको ये गुणसूत्र है वो अलग होना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीच में आपको एक्स आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये जो आपको एक्स आकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, कियाजमेटा। तो ध्यान रखना कियाजमेटा का निर्माण है वो किस अवस्था के अंदर होता है, डिप्लोटीन के अंदर होता है, और इस अवस्था के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो विघटन करना प्रारंभ कर देता है। तो डिप्लोटीन में 2 पॉइंट ध्यान रखना, इस अवस्था में जो एक्स आकार की संरचनाएं बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, कियाजमेटा। तो पूछना चाहता है कि कियाजमेटा जैसी संरचनाएं प्रोफेज की किस अवस्था के अंदर दिखाई देती है, तो डिप्लोटीन के अंदर दिखाई देती है, और इस टर्म में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो विघटित हो जाएगा। तो ध्यान रखना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस अवस्था के अंदर बना था, जाइगोटीन में बना था और डिप्लोटीन के अंदर समाप्त हो गया। और जो एक्स आकार की संरचना है वो किस में बनती है, डिप्लोटीन के अंदर बनती है। तो नोट कीजिए इसको, फिर लास्ट पढ़ते हैं हम अगली अवस्था। तो फिर हम देखते हैं सबसे अंतिम अवस्था, डाइकाइनेसिस। बिल्कुल गुणसूत्र है वो पास पास में रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे, लेकिन इनकी जो क्रोमेटिड है उनके बीच में गठबंधन है वो समाप्त हो गया है। तो डाइकाइनेसिस के अंदर जो आपके सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो तो पहले ही समाप्त हो गया था, यहाँ पर कियाजमेटा संरचना है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई।
ये जो आपके अवस्था आई है ये प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम अवस्था है। तो प्रोफेज के जो समसूत्री विभाजन की प्रोफेज के अंत में हमने क्या देखा था, केंद्रक झिल्ली पूर्ण विलुप्त हो गई थी, कोशिका के सारे कोशिकांग विलुप्त हो गए थे, और जो आपके था ये तारक का इसने विपरीत ध्रुवों पर जाना स्टार्ट कर दिया था। तो वो अवस्थाएं सब इसमें होगी। अब केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगी, कोशिका के सारे भाग विलुप्त, और जो तारक का है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। ये तारक का इधर जाएगा और ये वाला इधर, ये तारका इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे। और फिर इनसे निकलेंगे समसूत्री विभाजन की समान है तरकु तंतु निकलेंगे। एक तरकु तंतु इस गुणसूत्र से जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा इससे, और दोनों को खींच खींच कर क्या करेंगे, अलग ले जाएंगे। समसूत्री और अर्धसूत्री में यहाँ पर देखने को मिलता है अंतर। समसूत्री के अंदर तो हमने क्या किया था, इस गुणसूत्र की क्रोमेटिड को अलग किया था, जबकि अर्धसूत्री के अंदर हम दोनों गुण सूत्रों को अलग करेंगे। समसूत्री के अंदर यहाँ पर जो काइनेटोकोर की परत थी वो टूट गई थी, क्योंकि इनको बनाने वाली परत कौन सी थी, काइनेटोकोर थी। तो काइनेटोकोर टूटी थी और दोनों क्रोमेटिड अलग हुई थी, जबकि अर्धसूत्री के अंदर काइनेटोकोर नहीं टूटेगी, दोनों गुण सूत्र अलग होंगे, क्रोमेटिड अलग नहीं होगी। फिर लास्ट में जो गुण सूत्र बनेंगे वो इस प्रकार के बनेंगे। फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो वो क्या करेगा, इनकी क्रोमेटिड को तोड़ेगा, जो कि बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान चलेगी अवस्था। तो इसको आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रोफेज फर्स्ट अवस्था पूर्ण हुई। अब आगे स्टार्ट होती है मेटाफेज फर्स्ट। तो देखिए मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, प्रारंभ के अंदर तरकु तंतु है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे और उनसे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। तारकाएं विपरीत ध्रुवों पर गए, तरकु तंतु निकलेंगे, वो गुण सूत्रों से जुड़ेंगे और इनको पकड़ पकड़ कर बीच में लाएंगे, यानी मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होगा। ये गुण सूत्र इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनके तरकु तंतु बने और फिर इन तंतुओं में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, तनाव होगा। ये इसको इधर खींचना चाहेगा, थोड़ा सा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा क्योंकि बीच में लाना है। ये इसको ज्यादा खींचेगा इधर, ये थोड़ा सा खींचेगा, ये इसको इधर ज्यादा खींचेगा और ये थोड़ा सा कम खींचेगा, जिससे फाइनली क्या बनेगा, और ये समसूत्र के समान इसमें भी क्या बन गई, मेटाफेजिक प्लेट। तो सबसे पहले तरकु तंतु जुड़े, ये क्या है, तारक का है,
और ये है तर्कु तंतु, और ये है गुणसूत्र। पहले तो ये इधर उधर बिखरे पड़े थे, फिर तर्कु तंतुओं ने थोड़ा थोड़ा तनाव किया और इनको बीच में लाकर व्यवस्थित कर दिया, और जिससे बीच में लाकर व्यवस्थित होने से क्या बन गई, मेटाफेजिक प्लेट बन गई। आगे अवस्था में क्या होगा कि इन तंतुओं में बहुत ज्यादा खिंचा होगा, तो इधर वाले गुणसूत्र इधर चले जाएंगे, इधर वाले इधर चले जाएंगे, और कोशिका में गुणसूत्र है वो डबल हो जाएंगे। तो ये आपके मेटाफेज अवस्था यहाँ तक की थी अपनी क्लास। आगे की जो अवस्था आपके एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।